morning, dear student. Today we are going to study about the physics problem. तो हम लोग जब फिजिक्स प्रॉब्लम स्टडी करेंगे बेटा, तो साइंटिफिक लोग कैसे फिजिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आज बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को फिजिक्स में सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है और फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने ऐसे लिख दिया, कुछ देख लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बेटा फिजिक्स कई ऐसे टर्म से होकर गुजरता है और उन टर्म्स में ये देखा जाता है कि ये किस इवेंट से रिलेट करता है, उसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया गया, और उस प्रोसेस में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है कि वो उस इवेंट को परफेक्टली डिस्क्राइब कर ले जाएगा। किसी थ्योरी में, किसी लॉ में, किसी अप्रोच में, किसी ऐसे मेथड में वो अगर अप्रोच है, वो अगर स्टेटमेंट है कि जो उस इवेंट घट हो रही है इवेंट, उस इवेंट को परफेक्टली एक्सप्लेन कर देगा, तो उसे बोला जाता है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिजिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास दो टर्मों का होना कंपलसरी होता है। यानी कि साइंटिस्ट लोग जो दो टर्म यूज करते हैं वो देयर आर, या कह सकते हैं टू टर्म। वो दो टर्म होता है बेटा, एक तो होता है साइंटिफिक एटीट्यूड, सेकेंड इज साइंटिफिक मेथड। दो चीज का होना कंपलसरी होता है फिजिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो आपके सामने है, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है या इसमें क्या प्रोसेस यूज करते हैं, इसके लिए भी अगर किसी प्रॉब्लम को आपने देखा तो ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम को आप, बहुत से लोग क्या करते हैं किसी चीज को देखे तो बोलते हैं अरे घटना घट रही है, चलो ऐसा तो रोज होता है। अरबों खरबों साल से अर्थ रोटेट हो रही थी सन के अराउंड और मून अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही थी, तो सारे लोगों ने देखा था। ये कोई गैलीलियो ही नहीं देखे थे, कोपरनिकस ने नहीं देखा था, कैपलर ने ही नहीं देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, लेकिन लोग इग्नोर करते थे। तो साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन में लेना, किसी भी चीज को देखना, अरे बी सीरियस, ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो और उस इवेंट के अकॉर्डिंग जो भी चीज को आप सोचो उसमें दो चीजें बहुत कंपलसरी होती हैं। एक तो होता है वन ऑफ देम, इसमें एक चीज होती है, या कह सकते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कह सकते हैं कि नेसेसरी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए ओपन माइंडेड अप्रोच। साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्स ये ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए, या कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, requires the flexibility and open-minded approach for the scientific attitude solving any problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो चीजों का होना बहुत कंपलसरी होता है। फिर आता है, हम पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में जो लेसन पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल वर्ड, इस फिजिकल वर्ड में बेटा ये समझना बहुत कंपलसरी है कि साइंटिस्ट लोग किस किस चीज को फॉलो करते हैं, कंक्लूजन क्या निकालते हैं, किस बेसिस पर अपनी थ्योरी को सुपीरियर बताते हैं, और वो थ्योरी किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंगली कैसे एक्सप्लेन करती है। उसमें प्रॉब्लम हेडिंग में जो कुछ भी ये चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट लोग जिस चीजों को पहले हायर करते हैं, या कह सकते हैं पहले अपनाते हैं, इस पाथ पर चलते हैं, इस लीग पर चलते हैं, फिर उसके बाद
सेकेंड थिंग्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में तो 4-5 मेथड हैं, उसको यूज करते हैं। होता क्या है साइंटिफिक मेथड, ये हम लोग देखते हैं। साइंटिफिक मेथड में बेटा द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इन स्टडीइंग नेचुरल फेनोमेना एंड द एस्टैब्लिशिंग लॉज व्हिच गवर्न दीज द फेनोमेना इज कॉल्ड साइंटिस्ट मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में बेटा जो कुछ भी हम अप्रोच लेंगे वो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। किसके लिए अप्रोच लेंगे, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम मेरा कैसा होगा, वो मेरा प्रॉब्लम नेचुरल फेनोमेना होगा और अबाउट द नेचर होगा। और उसके लिए हम इस्टेब्लिश करेंगे एक न्यू थ्योरी, जो वो थ्योरी उस पूरे इवेंट्स को गवर्न करेगी और उसके सारे के सारे राज को हमें खोल कर दे देगी। इट मीन्स साइंटिफिक मेथड क्या होता है, किसी भी फेनोमेनन के बारे में एक ऐसा लॉ बना देना जो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को दे दे, या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा साइंटिफिक मेथड जो किसी भी इवेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन की थ्योरी बनाने से पहले, जनरेट करने से पहले हमें कुछ स्टेप से गुजरना होता है। वो स्टेप क्या क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मेरा यहां पर है। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। दिस हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन, यही तो कोई नहीं करता है बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने अभी शुरू में लेक्चर शुरू हुआ तभी हमने बता दिया कि करोड़ों सालों से मेरे सोलर सिस्टम में अर्थ रोटेट कर रही है सन के, मून आल्सो रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, जुपिटर आल्सो, सैटर्न आल्सो, नेपच्यून आल्सो, मार्स आल्सो। There are many galaxies are rotating about its own axis and there many central points. वो बहुत सारी सेंट्रल पॉइंट्स है और उनमें वो रोटेट कर रहे हैं। ये सारे लोग जानते हैं कि वो रोटेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो रिवर्स है वो फ्लो हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, हवा चल रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन कोई नहीं कर रहा। जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया वो इस हेडिंग में आते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। यही चीज होती है, लोग ऑब्जर्वेशन ही तो नहीं करते हैं कि ये इवेंट हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इसका रीजन क्या है, ये जानने वाला चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हेडिंग फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में ये पहली हेडिंग है, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड थिंग्स, रीजन। ये इवेंट हुआ तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है भाई। तो सेकेंड चीज, साइंटिफिक मेथड में हम उस ऑब्जर्वेशन का रीजन पता करते हैं कि कारण क्या है, ये घटना घटी है तो इसका रीजन क्या है भाई। नेक्स्ट, उसका रीजन पता लगाने के बाद हम लेबोरेटरी में जाते हैं। उस लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच लेते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले लेते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन लेते हैं, या कह सकते हैं कुछ हम साइंस के लॉज लेते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स को लेते हैं जिससे रिलेट करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। और उस टेस्ट पर अगर देखते हैं मेरा रीजन और ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत सही है तो हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी लॉज, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगी। या हम बोल देते हैं कि ये ऐसा करेगा तो अगले क्षण ये घटना घटने वाली है, तो उस लॉज को लेते हैं, टेस्ट को लेते हैं, रीजन को लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को लेते हैं और कुछ प्रिडिक्ट कर देते हैं उसके बारे में। अगर देखते हैं कि मेरा प्रिडिक्शन इतना कंप्लीट सही है कि इस ऊपर की सारी हेडिंग को वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं लास्ट में एक थ्योरी को मॉडिफाई कर देते हैं। दिस इज द न्यू थ्योरी और मॉडिफाइड थ्योरी अबाउट द ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन के लिए वो एक नई थ्योरी जनरेट होकर आती है जिसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन थ्योरी। अब जिसकी किसी भी इवेंट के बारे में जो थ्योरी रहेगी उसी की थ्योरी होगी। जैसे आइंस्टाइन बाबा ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
तो वो मॉडिफिकेशन की थ्योरी हो जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो चीज भी इवेंट होगी उसी के आगे थ्योरी लग जाएगी। तो यहां पर जो थ्योरी आई, ये थ्योरी को हम समझते हैं क्योंकि लास्ट में हमें इसी को पढ़ना। ये सारी चीजें तो एक प्रोसेस है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसी को। तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक थ्योरी। ये साइंटिफिक थ्योरी है क्या चीज, उस साइंटिफिक थ्योरी को हम लोग समझते हैं। तो समझते हैं साइंटिफिक थ्योरी क्या है। अ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज, हमें यही समझना है, सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन द टर्म व्हिच द बिहेवियर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। बेटा ये चीज ये समझना कि यहां पर ये जो बोला गया है अ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज, कोई एक ऐसा लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ हो फिजिक्स में जो सारे प्रॉब्लम फिजिक्स के उसके रिलेटेड नेचर में सेम प्रॉब्लम को करेक्टली एक्सप्लेन्ड कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक ऐसी यूनिक थ्योरी है, यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर वो थ्योरी हम अप्लाई कर दें तो एकदम करेक्ट बैठती है। तो एक ऐसी थ्योरी हम यूज करें जो हर एक इवेंट पर करेक्ट बैठे और वो इवेंट की भी कंपलसरी है कि नेचर सेम हो। तो ऐसे थ्योरी को हम साइंटिफिक थ्योरी बोलते हैं। तो जो लास्ट में मॉडिफिकेशन थ्योरी आएगी, मॉडिफिकेशन थ्योरी क्या होगा कि वो उस लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरी को एक्सप्लेन करेगी, या कह सकते हैं कि उससे डेविएट नहीं होगी। जैसे हम बोले कि अर्थ इज रोटेट अराउंड द सन, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अर्थ रोटेट हो रही है अराउंड द सन। कैपलर ने देखा, कॉपरनिकस ने देखा, गैलीलियो ने देखा। कैपलर ने फार्मूला क्या दिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, वेयर के इज द कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल और टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट्स। सपोज कर लेते हैं अर्थ है तो यहां पर टाइम पीरियड अर्थ का हो जाएगा। अब यहां पर साइंटिफिक थ्योरी से रिलेशन इसका क्या है, यहां एग्जांपल के तौर पर ये लिए हैं, अगर ये अर्थ रोटेट कर रहा है और अर्थ के लिए ये थ्योरी लगी कि ये चीज करेक्ट है, तो एज वेल एज सैटर्न, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, इनके लिए भी ये करेक्ट होगा। यानी कि सेम लाइक नेचर में सेम लाइक ऑब्जेक्ट के लिए वो थ्योरी बिल्कुल करेक्ट होती है। तो अगर हम अर्थ पर ये लगा रहे फार्मूला अर्थ के लिए सही है, तो उस सोलर सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लेनेट्स हैं, उनके लिए ये सत्य होगा, ये सही है। तो जब ऐसे मुझे करेक्ट इस लॉज को फॉलो करते, इस रूल को फॉलो करते हुए जब कोई भी हमें मॉडिफिकेशन थ्योरी मिलती है, तो वो मॉडिफिकेशन थ्योरी क्या हो करती है कि किसी सेट ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन द टर्म ऑफ व्हिच द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन, जो उस फिजिकल सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर ले, उस थ्योरी की ये वैल्यू होती है। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर भी, अगर उसमें मोमेंटम है तो अगर कोई भी चीज अगर उस पर लॉ बन गया, तो यहां पर झूला झूल चल रहा है, कुछ भी चल रही, स्विमिंग चल, तो उसमें अगर उस पर भी कोई चीज अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, तो वो थ्योरी उस पर भी वैलिड होगी। और इसी वैलिडेशन का की चेकिंग के लिए भी एक और हेडिंग अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसी थ्योरी जो अप्लाई होती है उसी की सेम नेचर वाले फेनोमेनन पर, उसे बोला जाता है, जब लास्ट में जो उसकी स्टडी के लिए कह सकते हैं, उस ऐसी स्टडी जो उस इवेंट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे, तो ऐसी स्टेब्लिश थ्योरी को या ऐसी स्टेब्लिश स्टेटमेंट को हम बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या है, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, नीड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइंटिफिक थ्योरी। जो साइंटिफिक थ्योरी है उसमें मॉडिफिकेशन करने की नीड होती है। तो वो नीड क्या होती है, क्योंकि साइंस की एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड हम लोग के सामने हमेशा रहता है, इन साइंस नो थ्योरी ऑफ इज फाइनल। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं होती है,
जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में अब कोई ऐसी चीज रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी चीज रिसर्च हो गई है और सब कुछ अब इस पृथ्वी पर है, तो क्या आप इस बात को मान लोगे? नहीं। तो साइंस में कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसा इन्वेंशन लास्ट इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि हर एक इन्वेंशन एक थ्योरी लेकर आता है। जब कोई इन्वेंशन एक लास्ट इन्वेंशन नहीं है, तो कोई थ्योरी एक लास्ट थ्योरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें नीड है अपने साइंटिफिक मेथड को इंप्रूव करने की, या कह सकते हैं उसे मॉडिफाई करने की, क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक टाइम पर, टाइम टू टाइम हर एक थ्योरी, हर एक फेनोमेनन अलग अलग बिहेवियर देते हैं, अलग अलग चेंजिंग आते हैं उसमें, और अलग अलग चेंजिंग के लिए अलग अलग थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमें नीड क्या है? नीड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइंटिफिक थ्योरी। क्यों नीड है? क्योंकि साइंस, नो थ्योरी इज फाइनल। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं है। अ थ्योरी मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट मे बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये सारे काजेज हैं मॉडिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक थ्योरी के मॉडिफिकेशन के लिए। इससे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। When any new observation shown the some deviation from the existing theory, कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर हम लें और उस एग्जिस्टिंग थ्योरी पर क्या हो कि when any new observation, जब कोई भी न्यू ऑब्जर्वेशन को दिखाना है हमें some the deviation from the existing theory, कि वो एग्जिस्टिंग थ्योरी से थोड़ा सा डेविएट हुआ है, तो दिस थ्योरी हैज टू बी ड्यूली मॉडिफाइड। तो उस थ्योरी को हमें दोबारा मॉडिफाइड करना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जॉहन कैपलर ने जॉहन कैपलर एक साइंटिस्ट थे बेटा। तो जॉहन कैपलर ने एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम था टाइको ब्रा। तो टाइको ब्रा की एक थ्योरी थी, उस थ्योरी को कलेक्ट किया उन्होंने, और कलेक्ट करके उस थ्योरी को या कह सकते हैं कि डुअली मॉडिफाइड किया, क्योंकि वो थ्योरी जो थी वो प्लेनेटरी मोशन की थ्योरी थी, और उस प्लेनेटरी मोशन की थ्योरी को हम कह सकते हैं, या ऑर्बिटल थ्योरी को to fit the elliptical orbital, to fit the elliptical orbital, इसमें फिट किया था। जॉन कैपलर ने क्या किया था? टाइको ब्रा की थ्योरी जो कलेक्ट करके इन्होंने रखा था, इस थ्योरी को इन्होंने लिया, स्टडी किया, स्टडी करने के बाद क्या किया उन्होंने? मॉडिफाई किया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, नीड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ अ साइंटिफिक थ्योरी, तो साइंटिफिक थ्योरी में मॉडिफाई भी की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि जॉन कैपलर ने, टाइको ब्रा ने क्या किया था कि टाइको ब्रा की थ्योरी में कैपलर ने रीमॉडिफिकेशन किया, या कह सकते हैं कि दोबारा मॉडिफाई किया उसको, और मॉडिफाई करके इस ऑर्बिटल थ्योरी को टू फिट द इलिप्टिकल ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया था। तो ऐसे कई बार मॉडिफाई हो चुके हैं, बहुत सारे लॉज हैं सॉरी बेटा, थ्योरी हैं, कई बार ऐसे मॉडिफाई हो चुके हैं। तो यही हम बोल सकते हैं कि यही रीजन है कि साइंटिफिक थ्योरी मॉडिफाई भी होती रहती है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि साइंटिफिक थ्योरी एक ऐसी स्टेब्लिश थ्योरी होती है जो परमानेंटली वो उसी पे फिट हो गई। तो फिट होने करने के लिए हमें नीड होती है उसके डुअली मॉडिफिकेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल से भी हम इसको देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन इवन द मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी फेल्स टू अकाउंट फॉर द न्यू ऑब्जर्वेशन, द थ्योरी हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू थ्योरी। जब कभी भी आप देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी फेल हो जाती है, उस एग्जिस्टिंग या कह सकते हैं कि अकाउंट ऑफ फॉर न्यू ऑब्जर्वेशन के अकाउंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है,
तो हमें एक रिक्वायरमेंट होती है, द थ्योरी हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू थ्योरी। न्यू थ्योरी की वजह से उस थ्योरी को हम हटा देते हैं और एक नई मॉडिफिकेशन थ्योरी को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द न्यूटोनियन मैकेनिक्स आर कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल, देन this theory was failed about the एटम के बारे में ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गया, क्योंकि 20th सेंचुरी के से पहले ओवरऑल सारे फेनामिनन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही देखे जाते थे। अब एटॉमिक लेवल पर ये सारी थ्योरी फेल हो गई और तब बाद में कई सारी ऐसी थ्योरी बनकर आई जो एटम्स के चीज को या एटम्स के फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सके, लाइक एज प्लैंक क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर। देयर आर मेनी ऐसे न्यू थ्योरी जनरेट होकर आए जो पहले के थ्योरी या मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके की जब थ्योरी कैलकुलेट होकर आती है तो उसे बोला जाता है न्यू थ्योरी। यानी कि आपने ओवरऑल ये देख लिया कि कोई ऐसी इवेंट हो रही हो और पुरानी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो उससे थोड़ा सा डेविएट हो रहा हो, तो उस थ्योरी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम उस चीज का एक्सप्लेन कर लेते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब 20th सेंचुरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो एक नई थ्योरी जनरेट होकर आई जो मॉडर्न थ्योरी कही गई और वो एटॉमिक लेवल पर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी क्या है। तो थ्योरी की कह सकते हैं नीड ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी क्या चीज है, यह हम लोगों ने देख लिया। एक्चुअली जब कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग फेनोमेनन, कोई भी थ्योरी है, कोई भी इवेंट है और वो एग्जिस्टिंग थ्योरी को फॉलो नहीं कर पा रही है, थोड़ी सी डेविएट है, तो उसमें डुअली मॉडिफाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको पूरा का पूरा क्रॉस आउट कर रही है फेनोमेना, तो उस फेनोमेनन के अकॉर्डिंग एक नई थ्योरी जनरेट करेंगे और वो नई थ्योरी जनरेट करने पर जो जनरेट होकर आएगी उसे बोलेंगे न्यू थ्योरी, और उस न्यू थ्योरी से हम उस चीज को रिलेट करेंगे जो नई फेनोमेनन है। तो इस तरीके से हमें नीड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ये इसकी जरूरत पड़ गई। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, इंटरप्ले बिटवीन द थ्योरेटिकल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट्स। थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट के बीच क्या इंटरप्ले है, इसे एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट से कैसे नई थ्योरी बनकर आ जाती है, इसके बीच रिलेशन क्या है। तो हम लोग देखें, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1911 में एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या दिया था, एक एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर को सुझाया था। तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर था उसी को यूज करके, तो देखिए क्या था, ये एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर एक थ्योरेटिकल एविडेंस था या कह सकते हैं थ्योरेटिकल मॉडल था। एटॉमिक मॉडल इसीलिए बोला जाता है, एटॉमिक मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल था। और इस एटॉमिक कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी को यूज किया उन्होंने। किसने यूज किया? नील्स बोहर ने यूज किया। और 1913 में उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एटम basis of quantum theory of हाइड्रोजन एटम कहा गया। तो ये एग्जांपल से
प्रूव होता है कि थ्योरेटिकल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंट में क्या रिलेशन है, क्या इंटरप्ले है। तो 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसे बोला गया एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बोला गया था, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड बोला गया था, रदरफोर्ड। तो एक ये थ्योरेटिकल मॉडल था और इसे यूज कर 1913 में साइंटिस्ट नील्स बोहर ने एक थ्योरी सुझाई। वो थ्योरी इसी के बेसिस पर था। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस थ्योरी को बोला गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि थ्योरेटिकल मॉडल और एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या इंटरप्ले होता है। एक नेक्स्ट थिंग्स से भी देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल मॉडल में क्या रिलेशन है। एक साइंटिस्ट थे 1930 में बेटा, जिनका नाम था पॉल डीरे। 1930 में, इन 1930 एक साइंटिस्ट थे पॉल डीरेक। इन्होंने थ्योरेटिकली एक एजम्पशन लिया कि हर एक पार्टिकल्स जो है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी है चार्ज पार्टिकल, इनका एक एंटी पार्टिकल्स होता है। इन्होंने क्या किया, एक एजम्पशन लिया या कह सकते हैं थ्योरेटिकली इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि एंटी पार्टिकल होते हैं। इन्होंने ये सारी अप्रोच कैसे दिया था, थ्योरेटिकल दिया था। ये अप्रोच कैसा दिया उन्होंने, अप्रोच थ्योरेटिकल दिया था। अब हुआ क्या, 1932 में, इन्हीं के 2 साल के बाद बेटा, चाक ले लेते हैं बेटा कलरफुल। 1930 में एक्सपेरिमेंटली, 1932 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव ये हो गया कि हाँ एक्चुअल में एंटी पार्टिकल्स होते हैं बाय द एक्सपेरिमेंटली। तो 1932 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव ये हो गया कि एंटी पार्टिकल्स इज पॉसिबल या पॉसिबिलिटी ऑफ एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल की ये थ्योरेटिकली जो प्रूव हुआ था, ये कौन किया था, कार्ल एंडरसन। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द फिजिक्स। अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा साइंस क्या है, साइंस के कितने टर्म हैं, टर्म के बाद फिर उनमें से हमने देखा कि साइंस किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को के लास्ट की थ्योरी को मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा मॉडिफाई भी किया जा सकता है, डुअली मॉडिफाई। फिर ये देखा कि एक नई थ्योरी भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, नई थ्योरी भी आ सकती है। अब हम लोग साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन, रीजन, सारी चीजों को देख लिया। उसका एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि टर्म है जो फिजिक्स है। अब हम ये जाने कि व्हाट इज द फिजिक्स। साइंस में जो ये कह सकते हैं पार्ट है फिजिक्स का, ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। तो हम यही पहले जाने कि व्हाट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स वर्ड जो है ये ओरिजिनेट हुई है, फिजिक्स वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम, फिजिक्स ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, और वो ग्रीक लैंग्वेज क्या थी, फ्यूसिस। क्या था, फ्यूसिस। और इसका लैटिन वर्ड में जो मीनिंग होता है, या कह सकते हैं मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीनिंग ऑफ
दिस वर्ड होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। तो ये फिजिक्स ऑरिजिनेट हुआ ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में फिजिक्स फिजिक्स का ऑरिजिनेट जो वर्ड है वो फ्यूसिस है, जो ग्रीक लैंग्वेज में है। ये इसकी मीनिंग क्या होगी? नेचर होगी। फर्स्टली फिजिक्स को सजेस्ट कौन किया था? तो फर्स्टली फिजिक्स को जो सजेस्ट किया था इन 350 बीसी में एक साइंटिस्ट थे अरस्तु। फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड by ancient scientist Aristotle in 350 BC. तो was suggested began studying about the nature and their phenomenon of nature. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अगर किसी ऐसे ब्रांच में स्टडी करें साइंस के जिसमें नेचर और नेचर की घटना हो तो उसे हम लोग फिजिक्स बोलेंगे। फर्स्टली इन्होंने 350 बीसी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम लोगों ने फिजिक्स को ऐसे देखा। अब थोड़ा सा देख लें कि इंडियन व्यू क्या बोलता है फिजिक्स को। तो हम लोग इंडियन व्यू में अगर देखें तो इसे इंडियन व्यू में बोला जाता है भौतिक। ये बोला जाता है भौतिक विज्ञान बोला जाता है इसे इंडियन व्यू में। तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग यहां पर अब जो कुछ भी जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो इंडियन व्यू को लेकर चलेंगे, लेकिन हमारी जो थॉट है, अप्रोच है, जो टॉपिक है वो ओवरऑल इंटरनेशनल टॉपिक रहेंगे। बट हम लोग अब यहां पर जब भी बात करेंगे तो फिजिक्स बोलेंगे। आप समझ जाना कि फिजिक्स का मीनिंग क्या है? नेचर एंड द फेनोमेनन ऑफ नेचर, यही इसकी मीनिंग है। हम जब कभी भी फिजिक्स बोलते हैं तो एक्चुअल में हम एक बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल देते हैं। इन शॉर्ट में उस डेफिनेशन का क्या कंक्लूजन होता है उसी को भौतिक बोलते हैं, या यहां पर उसे हम भौतिक बोल रहे हैं। वो भौतिक वर्ड क्या, किस चीज को आइडेंटिफाई करेगा, किस चीज को दिखाएगा, हम यहां देखते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and the natural phenomena. फिजिक्स क्या बोल रहा है साइंस में? हम जब भी फिजिक्स बोलते हैं तो फिजिक्स वर्ड क्या बोलता है? इतनी बड़ी बात बोलता है, और ये इतनी बड़ी बात पूरे वर्ड को आइडेंटिफाई कर देता है। क्या बोलता है कि फिजिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं नेचर को और उस नेचर में घट रही घटनाओं को। यही फिजिक्स है। बात कहने में तो बहुत आसान है, सरल है, सिंपल है कि बड़े तो नेचर है, बस नेचर का एग्जिस्टेंस क्या है ये जो लोग घूम रहे हैं वो देख रहे हैं, या हम सभी लोग जानते हैं क्या 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 एग्जिस्टेंस है, कितना मैटर है, कितना सब्सटेंस, क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें नेचर के बारे में एंड द फेनोमेना ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करें। इसका एक सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग जानते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके बीच का, मैटर के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। यहां पर छोटा सा हम वर्ड में देखते हैं कि फिजिक्स क्या इनबिल्ट है, मैटर में कितनी फिजिक्स इनबिल्ट है, एनर्जी में क्या फिजिक्स इनबिल्ट है, और देयर इंटरेक्शन विथ मैटर में कितनी फिजिक्स इनबिल्ट है। तो मैटर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे हम यहां पर। व्हाट इज द मैटर? व्हिच हैव सर्टेन वॉल्यूम, एरिया, शेप, साइज एंड मास। जिसके पास मास हो, शेप हो,
साइज हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, और एज वेल एज ऐसा भी देखें कि उसके पास एक, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी जो सेंसिटिविटी है वो भी उस चीज को फील करे, ऐसे ऑब्जेक्ट को मैटर बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर। मैटर एक्चुअली में हम कहें कि हम मैटर से घिरे हुए हैं, हर एक चीज एक मैटर है। तो यहां पर हम बोले कि मैटर क्या है, तो आप बता सकते हैं जिसके पास शेप हो, साइज हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, मास हो, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी सेंसिटिविटी उसको फील करे, वो एक मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन, गोल्ड, चेयर, टेबल, फैन, मैग्नेट, या कह सकते हैं क्लॉथ, स्टोन, बहुत सारी प्लास्टिक, वुड, डूर, बहुत सारी चीजें, ये सारी मैटर हैं। तो एटम, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज मैटर। तो ये मैटर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। दूसरी चीज एक यहां पर एक वर्ड है एनर्जी। एनर्जी को थोड़ा सा सॉरी बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी। जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी हो वो एनर्जी होगी। एक्चुअली पूरा स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस एनर्जी से भरा हुआ है। और एनर्जी की खास टर्म क्या होती है, ना तो ये मास होता है, ना शेप होता है, ना साइज होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। वी कैन नॉट बी सीन द एनर्जी, बट एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसके सेवरल टाइप्स भी हैं, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बहुत सारे एनर्जीज भी हैं। तो एनर्जी क्या है बेसिकली, ये हम लोग जान चुके। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इन शॉर्ट में एक वर्ड यहां इसकी डेफिनेशन में ये भी आया है, इंट्रैक्शन क्या है? इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन विथ मैटर, यही हमें समझना है। इंट्रैक्शन विथ मैटर क्या होता है? इंट्रैक्शन विथ मैटर यही हमें समझना है, क्योंकि मैटर तो हम आगे भी पढ़ लेंगे, एनर्जी भी आगे पढ़ लेंगे, देयर इंट्रैक्शन विथ मैटर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कम समझ में आने वाली चीज है, इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा उसे दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन विथ मैटर होता क्या है। एक आयरन की रॉड लेते हैं बेटा। आयरन की रॉड लें, आयरन की रॉड को ये क्या कर रहा है? इसके पास मास है, शेप है, डेफिनिट शेप साइज है, मास है, तो हम और दिख भी रहा है, हमारी सेंसिटिविटी से दिख भी रहा है ये, तो हम बोल देंगे दिस इज द मैटर। अब करना क्या है? इसे हीट अप करते हैं, हीट लेते हैं, एनर्जी देते हैं। कौन सी एनर्जी देंगे? थर्मल एनर्जी देंगे। क्या देंगे इसे? थर्मल एनर्जी। हीट करते हैं इसे, हीट करना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए बेटा, आपके डेफिनेशन में तीनों चीजें अभी आ जाएंगी। मैटर है, एनर्जी भी हो गई, थर्मल एनर्जी। कैसी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। अब होगा क्या? ये हीट होना स्टार्ट करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे और एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। एनर्जी को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे वन प्लेस से अनदर प्लेस, इन मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन स्टार्ट होने से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर भागेंगे,
दूर भागेंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा बेटा, ऐसे इस तरीके से। सपोज कर लेते हैं कि ये इधर लीनियर एक्सपेंशन एक्स हुआ, इस साइड पर लीनियर एक्सपेंशन एक्स हुआ, और ये इसकी टोटल लेंथ एल थी। अब इसकी टोटल लेंथ जो हो गई वो एल प्लस एक्स, या कह सकते हैं एल प्लस 2x हो गई इसकी टोटल लेंथ। अब इसका वेट कर लेते हैं, वेट करेंगे तो पहले जितना मैटर था उतना ही मैटर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ही हैं। अब आप देखिए, आपने इस मैटर को एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद इस मैटर में कुछ चेंजिंग आ गई, इसी चेंजिंग को बोला जाता है देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। मैटर और एनर्जी के बीच में जब भी ये कह सकते हैं कि इसको मैटर को एनर्जी दी जाती है तो उसमें एक ऐसी तरीके का इंटरेक्शन हो जाता है जो अलग तरीके का बिहेव देने लगता है। देखिए इसकी लेंथ में एक्सपेंशन होगा, किसकी वजह से, मैटर में लेंथ में एक्सपेंशन हुआ, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। इसकी लेंथ बढ़ गई, मास उतना ही है, तो इसे बोला जाता है देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। तो ये हम स्टडी करते हैं, ये क्यों हुआ, जिस किसी भी साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। बस यही फिजिक्स है। 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। फिजिक्स में 2 बेसिक क्वेश्चन हैं, वो हम देखें क्या है। फर्स्ट है यूनिफिकेशन और सेकंड है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है बेटा, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ले तो ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, कोई भी बॉडी हो तो उस पर भी लग जाता है। अगर मून के लिए अगर हम देखें, मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इस पर भी लग जाता है। एंड ऑल्सो ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन, इस पर भी लग जाता है। तो हम लोगों ने देखा कोई बॉडी एक कहीं पर है और वो गिर रही है अंडर फ्री फॉल द ग्रेविटी, उस पर भी लग रहा है, सैटेलाइट पर भी लग रहा है। 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स में 2 चीजें हैं बेटा, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है, यूनिफिकेशन जैसे हम इसको एग्जांपल से एक समझते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब बना, वो मैकेनिक्स के लॉ एनी बॉडी फॉल्स फ्री फ्रॉम अंडर द ग्रेविटी, उस पर भी लग रहा था। सपोज कर लेते हैं मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इस पर भी लग रहा था। ऑल प्लैनेट्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इस पर भी लग रहा था। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ओवरऑल कई चीजों पर लग रही थी। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें यूनिफिकेशन थी। तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट जो थ्योरी बनती है उसमें एक यूनिफिकेशन होता है, वो थ्योरी कई चीजों पर वैलिड होती है, कई ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकती है, फुल डिटेल उसके बारे में दे सकती है। इसी का सेकंड टर्म है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है बेटा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे भी। शुरू में जब थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी बनी, तो थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी बनी क्यों, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के किस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए बना था, सच एज द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी एक्सेट्रा ऑफ द बल्क सिस्टम। बल्क सिस्टम में टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी बनी थी। और ये थ्योरी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। बट लेटर ऑन, कुछ समय के बाद हुआ क्या, दीज प्रॉपर्टी वर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ये थ्योरी क्या हुआ, इसी को एक्सप्लेन कर पाई, काइनेटिक थ्योरी एंड द स्टैटिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर सकी। तो इस तरीके से यहां पर थ्योरी का क्या हुआ, रिडक्शनिज्म हो गया। तो फिजिक्स में 2 बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी थ्योरी का यूनिफिकेशन भी होना कंपलसरी है और रिडक्शनिज्म भी होना कंपलसरी, या कह सकते हैं ये हो जाता है। थैंक यू बेटा।